जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं अपनी पॉलिटी की सीरीज़ के अंदर। हमने अभी तक जो कंपनी का राज चला था वो ख़त्म किया था 1853 तक। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिश राज आया था, जिसमें उन्होंने वादा किया था या फिर उन्होंने कोशिश की थी अभी इंडियंस को भी थोड़ी बहुत पावर्स देंगे, जगह देंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो हमने देखा था कि कैसे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स लाए गए थे। उसमें से जो पहले था तो पहले नॉमिनेशन की बात हुई थी, तो उसने पहले नंबर्स ऑफ सीट बढ़ाई गई थी, फिर नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐड किए गए थे और फिर नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करने का भी हमने तरीका देखा था कि कैसे वाइस रॉय अपनी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए नॉमिनेट करता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स था। इसके अलावा जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी, तो उनके रिकमेंडेशन पे नॉमिनेशन करता था वाइस रॉय। और जो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फिर जो असेंबली है, उसके लिए जो नॉमिनेशन था वो गवर्नर का था हर एक प्रोविंस का। जैसे बॉम्बे के लिए, मद्रास के लिए और आपका अलग अलग जितने भी प्रोविंस थी उन सब के लिए यहाँ पे अलग अलग रिकमेंडेशन मतलब नॉमिनेशन की जाती थी। और उसमें मैंने बताया था कि उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, इन सब की रिकमेंडेशन के ऊपर यहाँ पे करवाते थे। और कुछ नॉन ऑफिशियल सीट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन भी स्टार्ट हो गए थे। हम आज आगे बढ़ने वाले हैं, तो आज के जो दो हम इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं, तो जो एक्ट्स पढ़ने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो आज पहला पढ़ेंगे उसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1990। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, या तो इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हो या तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 हो, तो दोनों ही सेम चीज़ है। तो यहाँ पे मॉर्ले मिंटो क्यों क्या अलग कहा जाता है, क्योंकि मॉर्ले जो था उस टाइम का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो था, और जो मिंटो था वो इंडिया में वाइसरॉय था। तो मैंने बताया था वाइसरॉय क्या होता है। तो वाइसरॉय दो वर्ड से बन के बना है ना, कि रॉय का मतलब किंग होता है और वाइस का मतलब होता है सेकंड इन कमांड। जैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट आता है। तो प्रेसिडेंट का जो सेकंड इन कमांड होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। वैसे यहाँ पे किंग होता है और किंग का सेकंड इन कमांड होता है वाइसरॉय। ठीक है, तो उस टाइम में 1909 के अंदर वाइसरॉय हमारे मिंटो थे। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, है ना, जिसकी मैंने बताया था काउंसिल बनी थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको हटा दिया था, और जो आपकी डायरेक्टर ऑफ की कंपनी चली गई थी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कुछ अभी लेना देना नहीं था। इसके अलावा जो आपकी वो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन पे क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल और आपकी, मैं नाम बोला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ, सीओडी। यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे, मतलब उन दोनों को ही हटा दिया गया था और यहाँ पे नई काउंसिल बिठाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। तो उस टाइम पे मॉर्ले आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो मिंटो थे वो आपके वाइसरॉय थे। अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। जैसे हम हर बार जानते हैं कि 1885 के अंदर कांग्रेस बनी है, और कांग्रेस के दो हिस्से हैं, है ना, जिसके अंदर एक मॉडरेट्स है जो मतलब नरम दल वाले हैं, और एक एक्सट्रीमिस्ट है जो गरम दल वाले हैं। तो जो मॉडरेट्स है उनका तरीका है कि बेसिकली आप शांतिपूर्वक क्या करें, वो अंग्रेज़ों से दलील करें और कुछ सुधारों की मतलब मांग करते थे। तो यहाँ पे ब्रिटिश भी, क्योंकि 1858 के बाद जो कानून आने वाले थे, तो ब्रिटिश सरकार ने खुद ने बोला था कि हम हैं वो कंपनी से थोड़े अलग हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक, थोड़ा सा मतलब ग्रेजुअल डेमोक्रेटिक इंक्रीज करेंगे, कि जो डेमोक्रेसी की जो एसेंस है वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और इंडियंस को धीरे धीरे हर एक नए लॉ के अंदर क्या होगा, हर एक जो भी रिफॉर्म्स आएंगे उनके अंदर थोड़ी थोड़ी पावर्स दी जाएंगी। और यही जो मांगे थी वो आपकी मॉडरेट्स की भी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉडरेट्स का जो तरीका था कि वो पॉलिटिकल मेंडिकेंसी करते। अभी पॉलिटिकल मेंडिकेंसी का मतलब क्या होता है कि वो पॉलिटिकली क्या बोलते हैं, भीख मांग रहे थे कि हमको हमारी थोड़ी बहुत आज़ादी दे दो।
तो ये जो बात थी वो एक्सट्रीमिस्ट को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी। और जो मॉडरेट्स की ये तरकीब थी ना, तो उसके अंदर उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट भी मिला था। जैसे हमने देखा था कि नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे, उनका नंबर इंक्रीज़ हुआ था। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो हैप्पी नहीं थे ना, वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनका ऐसा था कि थोड़ा-सा ऐसे कि ये ज़मीन हमारी है, ये रिसोर्सेज़ हमारे हैं ना, ये इंडिया हमारा है, तो हम किसी और मतलब उनसे क्यों माँगे हम अपनी आज़ादी। तो उस टाइम पे यहाँ पे स्लोगन भी दिया था, अगर आपको याद हो तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि फ्रीडम इज़ माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि जो आज़ादी है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा। तो उनका मेन मोटो था कि हम क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव नीतियाँ अपनाएँ और मास एजिटेशन करें, पब्लिक को इकट्ठा करें, है ना? और यहाँ पे जो पावर और फंक्शन है वो हम एक साथ बढ़ा लें, है ना? ऐसे नहीं कि हम थोड़ा-थोड़ा करके कब तक लेते रहेंगे। तो ये पीछे चल रहा था, जो कांग्रेस के 2 हिस्से हो चुके थे, मतलब 2 हिस्से थे उसके अंदर, अभी तो हुए नहीं थे। तो यहाँ पे हमने देख रखा था कि 1891 के अंदर के बाद यहाँ पे काफ़ी सारा जो एक्सट्रीमिस्ट का जो था वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो रहा था, उनका पावर। और यहाँ पे लॉर्ड कर्ज़न ने इसके पहले, लॉर्ड जो कर्ज़न थे, उन्होंने 1905 के अंदर जो बंगाल है, बंगाल के 2 पार्टीशन कर दिए थे। जो एक आपका वेस्ट बंगाल बना दिया था और ईस्ट बंगाल बना दिया था। आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री ना पता हो तो मैं बता दूँ कि 1905 के अंदर जब लॉर्ड कर्ज़न ऐसे बोल के कि बंगाल इतना बड़ा है कि हम उसका एडमिनिस्ट्रेटिव्स नहीं सँभाल पा रहे, इसलिए फिर हम क्या कर रहे हैं, बंगाल का पार्टीशन करने जा रहे हैं। और यही बात फिर कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने उनको पसंद नहीं आई। उनको लगा कि अभी ये जो बँटवारा हो रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन हिंदू-मुसलमान के अंदर बँटवारा करना चाहते हैं, क्योंकि ईस्ट बंगाल था, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और जो वेस्ट बंगाल था, वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी। इसलिए जो क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, उन्होंने मॉडरेट से कहा कि देखो आप क्या कर रहे हो, है ना? हम कितनी भीख माँग रहे हैं, मतलब आप जो मतलब हर रोज़ जो जाते हो और यहाँ पे उनसे माँगे रखते हो, लेकिन आज उन्होंने देखो क्या कर दिया, उन्होंने बंगाल का बँटवारा कर दिया, हिंदू-मुसलमान के अंदर बँटवारा कर दिया, आगे जाके वो पूरे देश का बँटवारा कर देंगे। तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या होता है कि 1905 के अंदर वेस्ट बंगाल का मतलब बंगाल का जैसे ही पार्टीशन होता है, तो उसके बाद हमको स्वदेशी मूवमेंट देखने को मिलता है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो दोनों ही पार्टी थी, मतलब दोनों ही हिस्से थे, एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट से, दोनों ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करते, जिसके अंदर बंगाल के अंदर वंदे मातरम गाया जाता है ना, जितनी भी स्वदेशी चीज़ें थी वो अपनाई जाती है, फॉरेन चीज़ें सारी जलाई जाती है। और इसके बाद 1906 के अंदर जो अंग्रेज़ है वो अपना खेल स्टार्ट करते हैं और मुसलमानों को अलग से सेपरेट करने के लिए वहाँ पे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है ढाका के अंदर। तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, जिसका मतलब जो ये है अंग्रेज़ों ने ही करवाया था बेसिकली। और यहाँ पे 1906 के बाद क्या होता है, 1907 के अंदर हमको सूरत स्प्लिट भी देखने को मिलता है कि सूरत के अंदर जो कांग्रेस है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट और जो आपके मॉडरेट्स हैं, तो दोनों के अंदर झगड़ा हो जाता है और दोनों अलग-अलग रास्ते चले जाते हैं, जिसमें लाल बाल पाल अलग चले जाते हैं और बाकी जो एक्सट्रीमिस्ट है, मतलब जो बाकी सारे मॉडरेट्स हैं वो कांग्रेस के अंदर रहते हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट है वो कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली सूरत के अंदर जब सेशन चल रहा था कांग्रेस का, तो उनमें ये मतलब बात चल रही थी कि जो मॉडरेट्स हैं वो ये चाहते थे कि जो 1909 के अंदर जो हम पढ़ने वाले आते हैं, है ना, ये जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म से, तो अंग्रेज़ों ने बोला था कि आप ये स्वदेशी मूवमेंट बंद कर दो और 1909 के अंदर हम क्या है कि इलेक्शन के अंदर मतलब इलेक्शन लाने वाले और यहाँ पे नंबर्स ऑफ सीट बढ़ाने वाले हैं, है ना? तो आप भी पार्टिसिपेट कर लेना और आपको थोड़ी बहुत पावर मिल जाएगी। तो मॉडरेट्स मानने वाले थे, है ना? तो ऐसा एक्सट्रीमिस्ट को ऐसा थोड़ा-सा वैसा लगने का कि हाँ, मॉडरेट्स अभी मान जाएँगे, इसलिए इन्होंने बोला कि स्वदेशी चाहते थे कि मतलब एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि वो स्वदेशी मूवमेंट ना रोकें और ये थोड़ा-सा और ज़्यादा हम इस पे काम करें और मास मूवमेंट बनाएँ इसको। और अंग्रेज़ अभी से ही मतलब कैसे वो कर रहे हैं, मतलब उनकी पावर कम हो रही है और हमारी पावर ज़्यादा हो रही है। लेकिन मॉडरेट्स चाहते थे कि हम क्या करें कि स्वदेशी मूवमेंट कम कर दें और 1909 का जो नियम आने वाला था, रिफॉर्म्स आने वाले थे, तो उसके अंदर जब हमको पावर मिलेगी तो हम क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जाएँगे और चेंजेस लेके आएँगे हम खुद ही, है ना? लेकिन एक्सट्रीमिस्ट था क्या था कि उनको एग्रेशन थोड़ा-सा ज़्यादा था, उनको थोड़ा-सा मास एजिटेशन करना था। पब्लिक को इकट्ठा करके मतलब थोड़ा-सा एग्रेसिव उनका माइंडसेट था। तो ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड चल रहा था तो मैं आपको बता दिया। अब 1909 के अंदर ये रिफॉर्म्स आने वाले थे, ठीक है?
अब इसके बाद जो रिफॉर्म आएगा वो हर 10 साल में आने वाला है। जैसे 1909 में आया तो अगला 1919 में आएगा। तो अभी 1909 का है, वो रिफॉर्म लाया क्यों गया था, तो वाई, तो उसके थोड़ा सा पीछे का हम देख लेते हैं कि वाई इट वॉज, मतलब लाया क्यों गया था। तो यहाँ पे बेसिकली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मॉडरेट से उन्होंने वादा किया था कि मॉडरेट्स की जो मांगे थी वो थोड़ी बहुत पूरी करने की कोशिश की यहाँ पे, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो मतलब जो हमारी जैसे आजकल पार्लियामेंट होती है वैसे उस टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, तो उसके अंदर इंडियंस का थोड़ा सा स्कोप बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो मॉडरेट्स थे उनकी मांगे पूरी की जाए थोड़ी बहुत, तो मॉडरेट्स की जो डिमांड्स थी तो उसकी वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो नंबर्स ऑफ सीट्स है वो बढ़ाई जाए, इलेक्शन लाया गया। फिर इसके अलावा इंडियन का पार्टीशन बढ़ा जाए, जो अपना जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस के अंदर जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नेंस थी उसके अंदर इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज करना था बेसिकली। तो ये 3 मोटो थे अपने 1909 के इस एक्ट के अंदर। तो हम बारी बारी देखते हैं कि क्या क्या मेन मेन प्रोविज़न रखे गए थे इसके अंदर। तो सबसे पहले जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके अंदर हमने देखा था कि पिछली बार 16 मेंबर थे, है ना, 16 में मेंबर कर दिए थे, अभी उसको बढ़ा के 60 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ जो सीट थी वो बढ़ा दी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। इसके अलावा जो आपकी बॉम्बे, इसके अलावा बॉम्बे, मद्रास, बंगाल की जो लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, है ना, यहाँ की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके अंदर भी जो सीट थी वो मैक्सिमम 50 कर दी थी। ठीक है, तो हर एक जो प्रोविंस थी, तो हर एक प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनका नंबर भी बढ़ा के 50 कर दिया था। इसके अलावा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर था यूपी की, उसके अंदर भी यहाँ पे 50 मेंबर कर दिए थे। इसके अलावा आसाम, बर्मा और जो पंजाब था, ये तीनों के अंदर 30 मेंबर्स कर दिए थे। तो आपको नंबर से याद होने चाहिए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर 60 मेंबर्स हो चुके हैं, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल के अंदर 50 है। इसके अलावा यूपी की जो आपकी प्रोविंस थी उसके अंदर 50 मेंबर्स, और जो आसाम, बर्मा और पंजाब है उसके अंदर 30 मेंबर्स कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक नंबर्स जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन सब के अंदर नंबर्स बढ़ा दिए थे। अभी भी इलेक्शन नहीं हो रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन चल रहा है, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि बेसिकली रिकमेंडेशन आएंगे और उसमें से नॉमिनेशन होगा, और थोड़े बहुत इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाए जाएंगे विथ इन द, मतलब जो भी, मतलब पहले वो यहाँ से जो बंदे सिलेक्ट होंगे वो फिर यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर सिलेक्ट होकर जाएंगे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। ठीक है, इसके अलावा जो भी यहाँ पे इलेक्ट होके जाएंगे उनके पास क्या पावर रहेगी, जैसे कि मान लो मैं एक इंडियन हूँ उस टाइम का, और मैं मान लो सिलेक्ट हो जाता हूँ, और मैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इन 60 में से एक सीट मेरी होती, तो मेरे पास कौन सी पावर थी। तो यहाँ पे पिछली बार हमने देखा था कि जो बजट है, तो बजट के अंदर हमको डिस्कस करने की पावर दी गई थी, लेकिन हम डिस्कस करके वोटिंग नहीं कर सकते थे, तो वोटिंग का अधिकार तो अभी भी नहीं मिला है। लेकिन क्या है, यहाँ पे बजट को आप डिस्कस कर सकते हो। पिछली बार हमने देखा था कि वहाँ पे काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको अभी काउंटर क्वेश्चन करने का भी परमिशन दिया गया था, कि एक बार आपने क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब आया तो उसके ऊपर आप वापिस से काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते थे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं, जैसे एजुकेशन का मामला हो गया, हेल्थ का मामला हो गया, ऐसे कुछ मामलों पे आप रेजोल्यूशन पास कर सकते थे बजट का। तो सर्टेन रेजोल्यूशन अभी पावर मिली थी, सर्टेन रेजोल्यूशन, जैसे आपका छोटे छोटे जो हो गए, क्या बोलते हैं, छोटी छोटी जो आपके मिनिस्ट्रीज है, या फिर छोटे छोटे मिनिस्ट्री तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो पोर्टफोलियोस है ना उसके अंदर आपको सर्टेन रेजोल्यूशन पास करने का आपको क्या मिला था, पावर मिला था, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स है। तो लेकिन क्या है, यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करने के बाद भी आपको जो गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल है उसका अप्रूवल तो चाहिए था। तो यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, वीटो पावर तो थी ही गवर्नर जनरल की, तो गवर्नर जनरल से अप्रूवल तो अभी भी चाहिए ही था। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे भले ही बजट आप डिस्कस कर सकते हो और काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हो, और कुछ क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो पे आप रिजोल्यूशन भी पास कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको एक बार पास होने के बाद गवर्नर जनरल से अप्रूवल लेनी पड़ती थी। कुछ सेक्टर रिजोल्यूशन जैसे आपका हेल्थ केयर हो गया और एजुकेशन हो गया, इसके अलावा जो छोटी छोटी पोर्टफोलियो थी उसमें।
इसके अलावा यहाँ पे सबसे जो मेन प्रोविज़न यहाँ पे आप सबको याद रखना है कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए थे मुसलमान के लिए, जो जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए थे। जैसे मैंने बताया था कि 1906 के अंदर मुस्लिम लीग फॉर्म हो चुकी है, तो उन्होंने यही मांग रखी थी। मुस्लिम लीग जैसे ही फॉर्म हुई उसके बाद उसने मांग रखी कि हमको क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुसलमानों को। तो व्हाट डू मीन सेपरेट इलेक्टोरेट? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि किसी एक एरिया के अंदर अगर मुस्लिम पॉपुलेशन है, अगर मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में है किसी जगह, तो वहाँ पे जो इलेक्शन में खड़ा होगा, तो मतलब जो इलेक्शन तो नहीं लेकिन यहाँ पे जो सीट के लिए खड़ा होगा वो एक मुसलमान ही होगा। और वहाँ पे वोट भी, मतलब जो वोटिंग होगी, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, तो वहाँ पे वोटिंग भी कौन दे पाएगा? एक मुस्लिम ही दे पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम के लिए, जिससे मतलब आप आगे जाके अभी हिंदू मुस्लिम में और बंटवारा होने वाला था और कम्युनलिज्म और भी ज़्यादा बढ़ने वाला था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम दिया गया था। अगर ना समझ में आया तो मैं वापस समझा देता हूँ कि मान लो सर्टेन एरिया है ना, मान लो ये ए एरिया है और ये बी एरिया है, और बी एरिया में मुसलमान की ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे बी एरिया का जो आपका सीट रहेगा, बी सीट, तो उसके अंदर कोई मुसलमान ही खड़ा रह पाएगा उस सीट के लिए। और वहाँ पे जब वोटिंग होगी तो वोटिंग भी कौन देगा? सिर्फ मुसलमान भी ही देगा। तो अगर यहाँ पे कुछ एरिया में अगर हिंदूस रहता है तो उनको खड़ा होने का भी अधिकार नहीं और उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं है, तो उसको सेपरेट इलेक्टोरेट बोला जाता है। इसके अलावा गवर्नर जनरल की, मतलब जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो मैंने बताया जो गवर्नर जनरल की दो काउंसिल, एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो 60 मेंबर कर दिए, है ना। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें मैंने बताया था कि पहले शुरुआत में 4 मेंबर थे, फिर 3 मेंबर किए थे, फिर 4 मेंबर किए थे, फिर चौथा मेंबर वो आपका मैकॉले आया था, फिर 5वां मेंबर हमने लास्ट बार देखा था कि ऐड किया गया था, और 5वां मेंबर आपका एक फाइनेंस मेंबर था। अभी क्या था कि जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर जो 5 मेंबर थे, उसके अंदर एक इंडियन होगा। अब ऐसा यहाँ पे लाया गया था, COU काउंसिल, काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेंबर इंडियन होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 मेंबर टू बी इंडियन, एक मेंबर इंडियन होगा, ऐसा यहाँ पे मतलब उनको पावर दी गई थी। तो एक जो गवर्नर जनरल है वो खुद ही क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है कोई एक इंडियन को एज अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट जो मेंबर बने थे उसका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। और इनका पोर्टफोलियो बेसिकली ये एक लॉ मेंबर की तरह था, जैसे हमने देखा था कि जो मैकॉले था उसी की तरह ये क्या थे, लॉ मेंबर थे। तो फर्स्ट इंडियंस टू बी द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, तो आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ सीट बढ़ा चुके हैं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, यहाँ पे 16 से 60 कर दिए। और यहाँ पे जितनी भी प्रोविंशियल काउंसिल थी उसके अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर नंबर्स बढ़ा दिए, यहाँ पे 50 कर दिए, यहाँ पे 50, यहाँ पे 30 कर दिए। अभी यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे ये नंबर्स है उसके अंदर दो टाइप के मेंबर्स रहते थे, तो आपके ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर, जो ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर रहते थे। और पिछली बार मैंने बताया था कि यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की सीटें बढ़ाई गई थी, लेकिन मेजोरिटी अभी भी कहीं पे भी नहीं थी, ना ही सेंट्रल में थी, ना ही यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर थी। तो लेकिन इस बार 1909 के अंदर क्या था कि नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी कर दी। तो किसकी मेजोरिटी होगी? मेजोरिटी ऑफ नॉन ऑफिशियल, लेकिन कहाँ पे? प्रोविंशियल, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। तो आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अभी मेजोरिटी रहेगी किसकी? इन लोगों की, नॉन ऑफिशियल की, मतलब जो इंडियंस जा रहे हैं या फिर जो ऑफिशियल मेंबर्स नहीं है, उन सब की अभी मेजोरिटी रहेगी। ठीक है, अभी मेजोरिटी होने से इतना कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी क्या है कि अगर मान लो आप बॉम्बे के अंदर मेजोरिटी है नॉन ऑफिशियल की, है ना, और वहाँ पे मान लो कोई वोटिंग होती किसी के लिए, तो वहाँ पे कोई भी डिस्कशन होता है, इसके अलावा वोटिंग होती है और कोई बिल पास हो जाता है, तो उसको फिर जो साइन करने वाला है वो तो गवर्नर ही है, वहाँ का बॉम्बे का गवर्नर। मान लो गवर्नर बॉम्बे का साइन भी कर देता है, तो उसके ऊपर गवर्नर जनरल बैठा हुआ है, और गवर्नर जनरल के ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी लेयर्स थी, तो अगर यहाँ पे पावर दी भी गई थी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि अगर वो कोई लॉ पास करेंगे तो वो काफ़ी सारे स्ट्रेचेस से गुजरते हुए जाएगा। तो इन द एंड जो ब्रिटिश सरकार चाहती थी वही पास होता था। फिर अगर देखिए और क्या क्या आया था,
तो इसके अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल थी, जैसे मैंने बताया था सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल जो 15 मेंबर थे, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो 15 मेंबर की काउंसिल थी उसके अंदर 2 इंडियंस होंगे, अभी ऐसा बताया गया था। 15 मेंबर्स में से 2 इंडियंस होंगे, 2 क्या होंगे, इंडियंस होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा 1909 के इसके अंदर, तो यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर नंबर सीट्स बढ़ाई गई है। इसके अलावा बजट के अंदर थोड़ी बहुत पावर मिली कि वो काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा सर्टेन रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं कुछ मामलों के अंदर, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट गई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुसलमानों को, जिसके अंदर सिर्फ मुसलमान ही खड़े हो सकते हैं किसी एरिया के अंदर, अगर मुसलमान मेजोरिटी है और यहाँ पे वही वोट दे सकता है। इसके अलावा गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके अंदर एक इंडियन मेंबर होगा, जो 5 मेंबर थे उसमें से एक इंडियंस होगा। और जो पहला मेंबर नॉमिनेट हुआ था फिर रिकमेंड हुआ था वो कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो एक लॉ मेंबर थे। और यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो मेजोरिटी है वो यहाँ पे अब कर दी है, कहाँ पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। सेंट्रल में अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी है, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे आपका बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आसाम, बर्मा, पंजाब, यूपी, ये सब हो गया, इन सब के अंदर अभी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती है। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल थी उसके अंदर जो 15 मेंबर की काउंसिल थी प्लस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसके अंदर अभी 2 क्या होंगे, इंडियंस रहेंगे। ये यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने खत्म कर दिया 1909 का ये काउंसिल एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो काउंसिल एक्ट हमको पढ़ना है वो है आपका 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1990 पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। इसका भी नाम है, जैसे मौले मिंटो राम था उसका, इसका भी क्या नाम है, मॉन्टगे कैम्सफोर्ड नाम है, या तो मॉन्टफोर्ड भी बोला जाता है, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, या तो मॉन्ट्स के कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोले जाते हैं, ठीक है। और जो मॉन्ट्स था वो उस टाइम का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और जो कैम्सफोर्ड था वो क्या था, उस टाइम का वाइस रॉय था, ठीक है। अभी जो मॉन्ट्स था, जो यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर बैठा है, तो इसने यहाँ पे इस बार थोड़ी और ज़्यादा क्या बोली, इंडियन के लिए थोड़ी बहुत ज़्यादा उसने बोला कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे। इसलिए फिर देखेंगे आगे जाके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जब क्या बोल रहे इंडियंस की फेवर में जाना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे फिर हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर भी कम होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे जो 1919 का रिफॉर्म आया था उसके अंदर हमने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की बात की थी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि अभी इस 10 सालों में क्या क्या हुआ है, 1909 से लेकर 1919 तक क्या क्या चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया था, बंगाल का पार्टीशन हो गया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग फॉर्म हो चुकी है 1906 के अंदर। सूरत के अंदर जो ये दोनों है ना, कौन एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट है कांग्रेस के मेंबर्स, वो दोनों अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो 1907 में ये हो चुका है, सूरत के अंदर स्प्लिट हो चुकी है। 1909 में ये नियम आ चुका है जिसके अंदर मुसलमानों को अलग से क्या दे दिया है, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए। अभी 1909 के बाद 1915 तक कोई भी यहाँ पे मेजर क्या बोलते हैं मूवमेंट नहीं चलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के जो मेंबर है वो अलग अलग हो चुके हैं। जो मुसलमान मुस्लिम लीग है वो अपने लिए मतलब खुद ना खुद करेगी। जब तक गांधी जी नहीं आते तब तक तो कुछ रिफॉर्म मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे फिर कर कौन रहा था 1909 से लेकर 1915 या फिर 1919 तक क्या चल रहा था? तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा इंक्रीज हुई, क्योंकि यहाँ पे लाल बाल पाल की बात करते तो जो बाला गंगाधर तिलक है उनको तो जेल में डाल दिया। इसके अलावा जो लाला लाजपत राय है वो एब्रॉड चले गए कुछ केस लड़ने के लिए। इसलिए क्या हुआ है कि यहाँ पे काफ़ी सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी है ना, वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो तो अभी है नहीं, इसके फिर यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। जैसे अनुसूलन समिति हो गई, औरोबिंदो गोस्वामी की, और काफ़ी औरोबिंदो गोस्वामी, अनुसूलन समिति और गदर पार्टी, ऐसी काफ़ी सारी, गदर पार्टी भी नहीं आएगी, लेकिन काफ़ी सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इसी दौरान यहाँ पे इंक्रीज होती है। और यहाँ पे 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है। बैकग्राउंड के अंदर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर एक साइड आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी है ना, और टर्की है, और एक साइड आपका इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड चल रही है, जिससे क्या हुआ कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है तो इंडिया में फैमाइन देखने को मिलती है ना, बहुत सारा भुखमरी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा प्राइस राइस देखने को मिलता है, तो काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं उनका प्राइस बढ़ चुका है।
तो जो मासीस है ना, जो मतलब जो विलेज पीजेंट्स है, फार्मर्स है, वर्कर्स है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब बद से बदतर हो चुकी है। खाने के लिए खाना नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है ना, क्योंकि यहाँ पे सारा सामान तो अंग्रेज़ ले जा रहे थे ऑन द वॉर, और वॉर के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ पे वॉर में क्योंकि सामने टर्की भी था, तो टर्की का जो आपका खलीफा बोलते, खलीफा हार चुका है, जो बहुत बुरी तरह से मतलब उसको निकाल दिया है। तो यहाँ पे पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर भी खिलाफत इशू स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर शौकत अली और आपके शौकत अली और क्या था, कोई तो ना, मतलब दो अली ब्रदर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। हाँ, शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ही क्या करते हैं, खिलाफत इशू स्टार्ट करते हैं गांधी जी के अंदर, है ना, इंडियन कांग्रेस के अंडर ही क्या करते हैं, यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मुस्लिम एजिटेशन करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस साथ साथ ही जो गांधी जी हैं वो कांग्रेस की तरफ से या फिर हिंदू लोगों की तरफ से यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि खिलाफत इशू के लिए मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है, दोनों साथ साथ में आते हैं लखनऊ पैक्ट के अंदर। लखनऊ पैक्ट जो होता है, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग और यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो साथ साथ आती है 1916 के इसके अंदर, जहाँ पे हमने देखा कि जो कांग्रेस के दो हिस्से हो चुके थे 1907 में सूरत स्प्लिट के अंदर। तो यहाँ पे वापस से दोनों जुड़ते हैं, जहाँ पे कांग्रेस का भी क्या होता है, जो बंटवारा हुआ था वो वापस मिलते हैं, जो कांग्रेस के जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट से। और यहाँ पे मुसलमान लीग भी उसी दौरान वहाँ पे है ना कि लखनऊ के अंदर वहाँ पे उनका मीटिंग चला था, तो कांग्रेस वालों ने बुला दिया कि आप भी आ जाओ। तो तीनों का पैक्ट होता है, जिसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। तो 1916 से 1919 तक जब तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और जो आपका खिलाफत इशू है, खिलाफत मूवमेंट खत्म नहीं होता, तब तक हिंदू मुसलमान जो थे वो साथ साथ चल रहे थे। या तो जो दोनों लीग थी, मुस्लिम लीग और जो इंडियन कांग्रेस थी, वो दोनों ही क्या करती है, साथ साथ चलती है। अब लखनऊ पैक्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस थे उन्होंने वो एग्री कर चुके थे, है ना, दे एग्रीड ऑन द सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुसलमानों को मिला था ना, जो 1909 के अंदर जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, तो उसके लिए एग्रीड हो चुके थे लखनऊ पैक्ट के अंदर। तो आपको ये बात ध्यान रखना। और मैंने बता दिया कि बेसिकली 1919 का जो ये एक्ट आने वाला था, उसके अंदर जो मॉडर्न है उसने बताया था कि हम इंडिया के लिए क्या लाने वाले थे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने वाले थे। इसके अलावा यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था मुस्लिम लीग के लिए, मतलब मुसलमानों के लिए, वो उसका जो स्कोप था वो और बढ़ा दिया। और यहाँ पे मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट हम सिख को भी दे दिया, इसके अलावा क्रिश्चियंस को भी दे दिया, इसके अलावा जो एंग्लो इंडियंस थे उनको भी दे दिया, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया, और जो यूरोपियंस थे उनको भी दे दिया। ठीक है, तो आपको ये आपको पता होना चाहिए कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो पैसे पहले मुसलमानों के लिए लाए थे, तो उसके अंदर सिख, जो क्रिश्चियन थे, एंग्लो इंडियन थे और यूरोपियन थे, सबको अभी दे दिया है। तो अभी जहाँ पे सिख मेजोरिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे भी इलेक्शन में वही खड़े हो सकते हैं और वोट भी वही दे सकते हैं। क्रिश्चियन की मेजोरिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी, वहाँ पे क्रिश्चियन वोट दे सकते हैं और वहाँ पे वो खड़े रह सकते हैं। वैसा हमने सेपरेट इलेक्टोरेट इन दोनों को भी दे दिया 1919 के इस एक्ट के अंदर। एजेंडा है कि हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी है। क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी है इंडिया के अंदर, जो इंडिया के लिए काम करे, ना कि लंदन के लिए काम करे। तो अभी तक हम थोड़ा सा रिवीजन देख लें। तो 1861 में हमने देखा था कि क्या हुआ। इसके अलावा 1892 का एक्ट आया था, फिर लास्ट हमने पढ़ा था 1909, और अभी हम पढ़ रहे हैं 1919 का एक्ट। तो कैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आने वाले थे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर 3 मेंबर्स इंडियंस इंक्लूड किए गए थे। अगर आपको पता हो तो आप बता दो, है ना, कोई कौन थे, महाराजा पटियाला पटियाला था, इसके अलावा राजा बनारस था, उसके अलावा सर दिनकर राव को नॉमिनेट किया गया था बाय द वाइसरॉय। तो 3 मेंबर ऐड किए गए थे जो इंडियंस थे। इसके अलावा नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया था 1892 के अंदर, हमने नॉमिनेशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे पहले रिकमेंडेशन ली जाती है। इसके अलावा वाइसरॉय नॉमिनेट करता है, इसके अलावा गवर्नर भी नॉमिनेट करता है किसको, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। और इसके अलावा सीटें भी बढ़ाई गई थी, नंबर्स ऑफ सीट्स भी 16 कर दी गई थी। फिर हमने पिछली बार देखा था 1909 के अंदर कि यहाँ पे
वापस से सीट बढ़ाई गई और 60 कर दी थी और 50 और 30 कर दी थी। हमने देखा कि कई प्रोविंस के अंदर नंबर्स ऑफ सीट बढ़ाई गई है और इसके अलावा मेजोरिटी ला दी है। देयर इज अ मेजोरिटी ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट ला चुके हैं। तो यहाँ पे पहले 3 मेंबर बढ़ाए, फिर हमने नॉमिनेट किया और यहाँ तक हमको देखा था कि क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी आ चुका था। इनडायरेक्ट इलेक्शन आ चुके थे और यहाँ पे 1919 के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए यहाँ पे हम डायरेक्ट इलेक्शन लाने वाले थे। जो अंग्रेज थे वो क्या लाने वाले थे यहाँ पे, डायरेक्ट इलेक्शन। कहाँ पे लाने वाले थे, तो जो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे। और यहाँ पे एक डायरेक्टर सिस्टम भी ला चुके थे। तो डायरेक्टर सिस्टम क्या था वो देख लेते हैं और ये डायरेक्ट इलेक्शन कैसे लाए थे। तो जैसे मैंने बताया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट अब काम आएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि जब वोट देने की बारी आएगी तो यहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम या फिर जो भी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो वहीं पे उसी कम्युनिटी का बंदा खड़ा हो सकता है और वहाँ पे वोट भी वही दे सकता है। तो ये हमने देखा था पिछली बार और इस साल उसका स्कोप बढ़ा के क्या कर दिया है कि यहाँ पे सिक्स को, क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियन को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए है। अब देखते क्या क्या मेन प्रोविजन थे 1919 के एक्ट के अंदर, जिसमें एक तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे स्कोप बढ़ा दिया है सेपरेट इलेक्टोरेट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपकी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सके या तो असेंबली बोल सके या तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो असेंबली बोलेंगे, है ना। ठीक है, अभी प्रॉपरली लोकसभा राज्यसभा जैसा काम हो जाएगा, इसलिए फिर असेंबली हम इसको कहेंगे। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिसके अंदर 60 मेंबर कर दिए थे और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके अंदर हमने 50 और 30 मेंबर्स कर दिए थे। तो यहाँ पे अभी जो सब्जेक्ट्स थे वो डिमार्केट कर दिए। तो डिमार्केशन ऑफ सब्जेक्ट हो चुका है, मतलब सब्जेक्ट्स बांट चुके हम। डिमार्केशन ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे हमने देखा है ना कि आपका जो शेड्यूल्स होते हैं उसमें शेड्यूल 7 मेरे ख्याल से, तो शेड्यूल 7 के अंदर हम देखते हैं ना कि यूनियन लिस्ट होती है, इसके अलावा स्टेट लिस्ट होती है और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट होती है। वैसे यहाँ पे सब्जेक्ट डिमार्केट कर दिया और यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर किया है। क्या किया है, डिवीजन ऑफ पावर हो चुका है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। तो कुछ सब्जेक्ट किसके लिए थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए था, और कुछ सब्जेक्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए थे। तो यहाँ पे सर्टेन टाइप ऑफ ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी दे चुके हैं, है ना। सर्टेन ऑटोनॉमी हम दे चुके हैं किसको, जो ये आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके अंदर। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आईएमपी है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होते थे या तो जो मेन सब्जेक्ट होते थे वो किसको दिए जाएंगे, तो बेसिकली है ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही होंगे। तो मेन सब्जेक्ट, क्योंकि अभी भी जो नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी है वो कहाँ पे, प्रोविंशियल में, सेंट्रल में नहीं, इसलिए फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होंगे जैसे आपका डिफेंस हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, इसके अलावा इरिगेशन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये सब कहाँ पे जाएंगे, मतलब मोस्टली जो मेन सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जाएंगे और जो लेस इंपॉर्टेंट होंगे वो प्रोविंशियल को दिए जाएंगे, लेस एसेंशियल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने बताया था डायरेक्टर सिस्टम आ चुका है। तो अभी डायरेक्टर सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे हम बंटवारा करते हैं रिजर्व और ट्रांसफर लिस्ट के अंदर। तो ये जो डायरेक्टर सिस्टम आया था, तो जो डायरेक्टर सिस्टम था वो आपका कहाँ पे आया था, तो प्रोविंशियल लेवल पे आया था। तो आपको याद रखना है सेंट्रल लेवल पे नहीं आया था, प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ पे आया था। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जिसको लेस इंपॉर्टेंट क्या मिले थे, सब्जेक्ट्स मिले थे, तो उसके अंदर पीडीएस सिस्टम लाया था, तो प्रोविंशियल डायरेक्टर सिस्टम। तो प्रोविंशियल डायरेक्टर सिस्टम के अंदर दो टाइप के सब्जेक्ट्स यहाँ पे बांट चुके हैं हम, रिजर्व सब्जेक्ट और एक होते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट में हम बांट चुके हैं, जिसके अंदर जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसके ऊपर जो कानून बना सकता है वो कौन था, तो गवर्नर जनरल था एक तो, मतलब गवर्नर जनरल तो यहाँ पे थोड़ी होगा, यहाँ पे एक गवर्नर होगा। हाँ, तो गवर्नर प्लस जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और यहाँ पे कौन है, तो गवर्नर प्लस जो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। तो जो रिजर्व लिस्ट है तो उसके अंदर
एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर बनाएंगे, और जो ट्रांसफर लिस्ट है उसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे जो कानून बनाने के लिए जो लिस्ट दी गई थी उसके अंदर लैंड रेवेन्यू आता है, लैंड रेवेन्यू है। इसके अलावा फेमाइन रिलीफ है, फेमाइन रिलीफ है। इसके अलावा इरिगेशन है, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर है ना। ये सब किसके अंदर है? रिजर्व लिस्ट के अंदर रखा गया। और जो ट्रांसफर लिस्ट है उसके अंदर एजुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, इसके अलावा आपका सैनिटेशन हो गया, और एग्रीकल्चर जैसे जो काफ़ी कम वैल्यू के थे, मतलब कम पावर के थे, जिसके अंदर आपको पैसा चाहिए था, है ना, उसमें आप पैसा लगा नहीं सकते, यहाँ पे पैसा मांगना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, आपको पैसा देने की पावर होती थी। यहाँ पे जो पैसे देने की पावर थी, मतलब ज़्यादा पावर जो थी वो किसकी कौन से लिस्ट में आती, तो रिजर्व लिस्ट के अंदर आती, जो ट्रांसफर लिस्ट थी, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर की यहाँ पे क्या भाई मेजोरिटी है, वहाँ पे उनको कम वैल्यू के यहाँ पे लिस्ट दी गई थी, जिसके अंदर कम वैल्यू के सब्जेक्ट थे, कम पावर के। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे पावर का डायसिल पावर सिस्टम आ चुका है, कहाँ पे? प्रोविंशियल लेवल पे, जहाँ पे रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट आ चुकी है। अभी यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या हो रहा है, तो फिर तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली भी यहाँ पे बाई कैमरल हो चुकी है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेटिव यहाँ पे सिस्टम डेवलप हो चुका है। तो बाई कैमरल बेसिकली दो हाउस होते हैं जिसके अंदर, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेटिव अभी असेंबली है, जिसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है। वैसे ही यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर आ चुका था, कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, है ना, या तो असेंबली थी, उसके अंदर अभी बाई कैमरल लेजिस्लेचर आ चुका था, जिसके अंदर जो लोअर हाउस था, या फिर जो आजकल की लोकसभा होती है, तो उस टाइम पे उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ही बोलते थे। और यहाँ पे टोटल 145 मेंबर थे। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो 3 साल के लिए यहाँ पे बनी रहती थी। 3 साल के बाद वापस इलेक्शन होते थे। तो यहाँ पे 145 मेंबर थे, जिसमें से 104 जो थे वो इलेक्टेड थे, और जो 41 थे वो नॉमिनेटेड थे। और यहाँ पे नॉमिनेशन कौन करेगा? तो जैसे मैंने बताया था, वाइसरॉय या तो गवर्नर जनरल करेगा। और जो अपर हाउस है, अपर हाउस के अंदर यहाँ पे जिसको हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोल देते हैं, तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट बनाएगी। अपर हाउस का नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो थी वो 5 साल के लिए होती थी, और यहाँ पे टोटल 60 मेंबर्स थे, और 60 में से जो 33 थे वो इलेक्टेड थे, और जो आपके 27 थे वो नॉमिनेशन से आते थे वाया द गवर्नर जनरल या तो वाइसरॉय। तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेशन आ चुका है, लेजिस्लेचर आ चुका है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जिसके अंदर लोअर हाउस है जिसका नाम है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और अपर हाउस है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ पे 3 साल के लिए यहाँ पे बैठती है, और ये 5 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पे टोटल 145 मेंबर, यहाँ पे 60 मेंबर, यहाँ पे 104 इलेक्टेड है, 41 नॉमिनेटेड, और यहाँ पे 33 इलेक्टेड और 27 क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं। अभी यहाँ पे इलेक्शन आ चुका है, तो अभी आपके मन में ख्याल होगा कि वोट कौन दे सकता है। तो क्या यहाँ पे क्या सब वोट दे सकते हैं जो एडल्ट है? तो नहीं, यहाँ पे हु कैन वोट, तो वोट देने की जो पावर है, या फिर कौन वोट दे सकता है, तो यहाँ पे पीपल विथ प्रॉपर्टी। तो जिसके पास प्रॉपर्टीज है ना, जो ऑलरेडी पैसे वाले लोग हैं, तो पीपल विथ प्रॉपर्टी, और जिनकी टैक्सेबल इनकम है, मतलब जो टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम। और यहाँ पे जिन्होंने लैंड रेवेन्यू पे किया है ₹3000 से ज़्यादा, है ना, तो कितना लैंड रेवेन्यू पे किया होना चाहिए? तो ₹3000। ठीक, तो 3000 से ज़्यादा अगर किसी ने लैंड रेवेन्यू पे किया है, उसके पास प्रॉपर्टी है, और वो उसकी इनकम इनटैक्सेबल है, तो यहाँ पे वो उसके पास पावर है कि वो क्या दे सकता है? वोट दे सकता है, किसके अंदर? इलेक्शन के अंदर। और यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस थे, जैसे आपका बॉम्बे होगा, जहाँ पे ज़्यादा पैसेदार लोग रहते हैं, तो वहाँ पे उनकी सीट ज़्यादा होंगी, है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो
जहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लोग रहते थे वहाँ पे सीट ज़्यादा होती थी, तो मोर इम्पोर्टेंट द प्रोविंस, तो उसकी ज़्यादा सीटें रखी जाती थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और यहाँ पे उसके अंदर भी ना प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी। तो जो उनके खास लोग थे ना, जो उनके फेवर में ज़्यादातर वोटिंग मतलब करते थे, या फिर जो ब्रिटिश सरकार के फेवर में ज़्यादा जो लोग थे, है ना, जो उनके पालतू थे, तो उनको यहाँ पे बेसिकली सीट्स मिलती थी ज़्यादा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया सेपरेट इलेक्टोरल ला चुके सिख यूरोपियन एंग्लो इंडियंस के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बजट था अभी वोटेबल कर दिया। पिछली बार हमने देखा कि बजट के ऊपर आपको वोट देने का अधिकार नहीं था, डिस्कस करने का अधिकार था। अभी यहाँ पे क्या था, बजट के अंदर आप क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो, लेकिन वोट सिर्फ आप 1/3 बजट पे कर पाओगे, और जो 2/3 है वो अभी भी नॉन वोटेबल है ना। तो वोटेबल का मतलब क्या है कि अगर पूरा बजट आकर मान लो 100 रुपये का बजट निकाला है, तो उसमें 1/3 जो भी होगा, तो उसके अंदर जो भी क्या बोलते हैं नॉन इम्पोर्टेंट जो मामले होंगे, जैसे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ केयर, तो उसके ऊपर आप वोट दे सकते हो। और यहाँ पे नॉन वोटेबल कौन से थे, जो इम्पोर्टेंट जो थे वो सारे नॉन वोटेबल पे रखे गए थे। तो वोटेबल बजट के ऊपर आप वोट दे सकते थे, लेकिन ओनली 1/3, और नॉन वोटेबल जो आपसे सब्जेक्ट थे वो 2/3 बजट पे आप वोट ही नहीं दे सकते थे। इसके अलावा पहली बार यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि 1853 के अंदर यहाँ पे इंडियंस को क्या बोला था कि आप एग्ज़ाम दे पाओगे सिविल सर्विसेज की, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने के लिए लंदन जाना पड़ता था। लेकिन इस बार 1919 के अंदर यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो यहाँ पे क्या एस्टैब्लिश की गई है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश करने का यहाँ पे वो आया है, पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश होगी। और यहाँ पे क्या है, आईसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी इंडिया के अंदर, इन इंडिया। तो पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश होगा इंडिया के अंदर, और यहाँ पे जो आईसीएस एग्ज़ाम्स है ना, सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम्स है वो अभी क्या है, इंडिया में कंडक्ट करवाई जाएगी। और जो पहली सिविल सर्विस की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी वो कब थी, 1922 में करवाई गई थी इलाहाबाद के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इलाहाबाद के अंदर सबसे पहले आईसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी 1919 के बाद। अभी तक क्या था कि आपको अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको लंदन में जाके एग्ज़ाम देनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो अभी पहली बात, पब्लिक सर्विस कमीशन जो आज यूपीएससी जो ऑफिस है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ से नहीं, पहले से ही हो चुका था, लेकिन इंडिया के अंदर जो था पूरा कम्युनिटी, यहाँ पे पहली बार बैठने वाला था। ठीक है, तो अभी तक हमने 1919 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई थी क्या कि 1919 के बाद, जैसे मैंने बताया कि हर 10 साल में आने वाला था, 1909 के बाद 1919 में आने वाला था, और इसके बाद जो अगला रिफॉर्म आने वाला था वो 10 साल में आने वाला था। लेकिन अब इतने सारे चेंजेस ला चुके थे, तो यहाँ पे रिफॉर्म लाने की बात की गई थी, और उसके लिए क्या था कि यहाँ पे एक कमीशन आएगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे इंडिया में आके डिस्कस करेगा, और वो अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, और फिर एक नया कानून आएगा प्रॉपर, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करेगा इंडिया के लिए। यहाँ पे रिफॉर्म्स आने वाले थे आफ्टर 10 ईयर्स, और उसका नाम था साइमन कमीशन आया था, अगर आपको याद हो तो। साइमन कमीशन आने वाला था 10 साल बाद। लेकिन क्या था कि साइमन कमीशन बेसिकली 2 साल पहले आ चुका था, तो 1927 के अंदर ही वो इंडिया में आ चुका था। और इसकी जो खबर थी वो 1925 तक इंडिया में आ चुकी थी कि साइमन कमीशन आने वाला है। तो रिफॉर्म्स आने वाले थे, और बेसिकली 2 साल पहले क्यों बुला दिया था, क्योंकि जो लंदन पार्लियामेंट है ना, जहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहाँ पे दो टाइप की पार्टी होती है, कंजर्वेटिव पार्टी होती है और लेबर पार्टी होती है। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उनको ऐसा डर लग रहा था कि लेबर पार्टी इस बार जीतने वाली है, तो इसलिए फिर उन्होंने साइमन कमीशन जल्दी बुला लिया था। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना कि साइमन कमीशन 10 साल के बाद रिफॉर्म्स के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने वाला था। इसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरीज थी, है ना, जो ऑफिस थी उसके अंदर जितने भी लोग थे, जिसके अंदर मैंने पिछली बार बताया था कि 2 इंडियंस रहने वाले, तो उसकी जो सैलरीज थी अभी वो ब्रिटिश क्या बोलते हैं, ब्रिटेन से आएगी, ना कि इंडियन उसमें से आएगी, इंडियन बजट में से नहीं आएगी, लेकिन सैलरी फ्रॉम लंदन, तो लंदन से ही देगी अभी, इंडिया के पॉकेट पॉकेट में से नहीं आएगी। इसके अलावा मैंने बताया था कि इस बार मॉडल जो है, तो उसने बोला था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, तो उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर कम करने के लिए, तो यहाँ पे उसके साइड बाय साइड क्या बिठा दिया है, हाई कमीशन बिठा दिया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइड बाय साइड हाई कमीशन बिठा दिया है किसके,
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और इसकी जो पावर है वो और डिक्रीज कर चुकी है। तो मतलब पावर का डिवीजन हो चुका है कि इसकी जो पावर थी वो दोनों में भी बढ़ जाएगी। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और यहाँ पे क्या नाम था उसका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दोनों के बीच में जब पावर बांटी गई थी, सेम यहाँ पे वैसे ही हुआ कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी पावर कम की गई बाय इंट्रोड्यूसिंग द हाई कमीशन, हाई कमिश्नर या तो हाई कमीशन। तो दोनों ही क्या करेंगे, साथ साथ काम करेंगे। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो पिछली बार हमने बताया था ना कि एक इंडियन वहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस हुआ था सत्येंद्र पाल सिन्हा करके। तो अभी क्या था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी किसकी, ये गवर्नर जनरल की, तो उसके अंदर टोटल 5 मेंबर थे, उसमें से एक इंडियन था। लेकिन अभी ये बताया गया कि मिनिमम 8 मेंबर होंगे और मैक्सिमम 12 मेंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे 8 से 12 मेंबर तक अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर रहेंगे, जिसके अंदर अभी जो नंबर थे 1919 के अंदर अभी 3 हो चुके थे। तो हमने देखा था 1909 के अंदर एक मेंबर ऐड किया गया था, है ना। फिर जो सेकंड मेंबर ऐड किया गया था वो 1914 के अंदर ऐड किया गया था, और जो ये लास्ट थर्ड मेंबर ऐड किया गया है वो 1919 में थर्ड मेंबर भी ऐड कर चुके थे। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1919 के अंदर यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर 8 से 12 मेंबर रहेंगे, ये बताया गया था। तो भी एक बार रिवीजन कर लेते कि 1919 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे। तो हमने देखा था कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की बात की गई थी। इसका जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसका स्कोप बढ़ा के हमने सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को भी ऐड कर दिया था। इसके बाद हमने देखा कि कैसे यहाँ पे अभी डायरेक्ट इलेक्शन होने वाले थे, जहाँ पे वोटिंग होने वाली थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली देखी, जो उसके अंदर क्या था कि यहाँ पे पावर ऑफ डिवीजन हो चुका है दोनों के, सेंट्रल और प्रोविंशियल के बीच में, दोनों के बीच में डिवीजन ऑफ पावर हो चुका है कि दोनों के जो सब्जेक्ट्स है वो बांट दिए गए कि यहाँ पे प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इन सब्जेक्ट पे क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, और सेंट्रल इन सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट थे वो सेंट्रल पे दिए हैं, और जो लेस इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पे प्रोविंस को दे दिए गए। इसके अलावा डायलिसिस सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पे, प्रोविंशियल प्रोविंशियल लेवल पे। यहाँ पे प्रोविंशियल डायलिसिस सिस्टम पीडीएस सिस्टम लेके आए, जिसके अंदर जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दिए गए थे तो उसके अंदर भी रिजर्व्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट बना चुके हैं, या तो रिजर्व लिस्ट या तो ट्रांसफर लिस्ट बना चुके हैं। जिसके अंदर जो रिजर्व लिस्ट है उसके अंदर जो कानून बना सकता है वो कौन है, तो गवर्नर और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है दोनों साथ मिलकर बनाएंगे। किसके ऊपर, लैंड रेवेन्यू, फेमाइन रिलीफ, इरिगेशन, जस्टिस, एडमिन, लॉ एंड ऑर्डर, जो मतलब जिसके अंदर आपको पैसे मतलब क्या करने पड़ते हैं, वहाँ पे जो पैसे का लेन देन है वो ज़्यादा रहता है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसफर लिस्ट बनाई गई, जो गवर्नर और यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, या फिर असेंबली है जो आपकी प्रोविंस लेवल की है, जिसके अंदर अभी नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी है। तो वो किस पे कानून बना सकते हैं, तो एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, जिसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप पैसे वहाँ पे वो नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको पैसे मांगने पड़ते हैं, किसके लिए, जो ऊपर की सरकार है उससे। तो यहाँ पे डायरेक्टर सिस्टम आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डायरेक्टर सिस्टम आया था, लेकिन सेंटर पे नहीं आया था, कहाँ पे आया था, प्रोविंस लेवल पे आया था। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे क्या आ चुका है, तो फिर यहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम आ चुका है, जिसके अंदर लोअर हाउस और अपर हाउस बना दिया है। जो लोअर हाउस है उसका नाम है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वो 3 साल के लिए यहाँ पे एस्टैब्लिश होती थी और 3 साल के बाद वापस इलेक्शन करवाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे 145 मेंबर थे और 104 इलेक्टेड थे और 41 नॉमिनेटेड थे। और सेकंड था अपर हाउस, जिसके अंदर, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, ये 5 साल के लिए आता था और 5 साल के बाद वापस से इलेक्शन करवाए जाते थे। इसमें 60 मेंबर थे, 33 इलेक्टेड थे और 27 क्या थे, नॉमिनेटेड रहने वाले थे। और वोटिंग देने का अधिकार किसको था, तो पीपल ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी थी, है ना, पीपल विथ प्रॉपर्टी ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, विथ आएगा, एक सेकेंड। तो पीपल विथ प्रॉपर्टी थी, उनको यहाँ पे अभी वोट देने का अधिकार था। इसके अलावा जिनकी इनकम कैसी टैक्सेबल थी, और जो लैंड रेवेन्यू दे रहे थे 3,000 से ज़्यादा का, तो 3,000 मिनिमम था, उससे ज़्यादा अगर आप दे रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। ये क्यों रखा गया था कि जो भी ब्रिटिश सरकार के जो चहीते हैं ना, जो उनके फेवर में है, वो बेसिकली वहाँ पे वोट दे, और वही लोग जाके वहाँ पे काउंसिल के अंदर बैठे जो उनके सपोर्ट में होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी प्रोविंस थी तो उनकी ज़्यादा सीटें रखी गई थी, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो भी जाके बैठता था उसके पास क्या पावर थी, तो पावर थी कि वो बजट पे भी वोट कर सकता था, लेकिन 1/3 जो था उस उतने ही पे बजट पे वो वोट कर सकता था, जिसके अंदर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं वो नहीं आते थे, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं आते थे। अभी भी 2/3 जो बजट था उसके ऊपर नॉन वोटेबल थे अभी भी।
इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन एक्स्ट्रा भी तो होता है, जिसके अंदर आईसीएस है ना, जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम है वो पहली बार अभी इंडिया में भी कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसके अंदर हमने देखा था कि 1922 के अंदर इलाहाबाद के अंदर सबसे पहली आईसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी। इसके अलावा हमने देखा था कि हर 10 साल में यहाँ पे रिफॉर्म्स आने वाला था अगले 10 साल के अंदर, जो 1929 में आने वाला था, लेकिन 2 साल पहले आ चुका था, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी को डर लग रहा था कि जो लेबर पार्टी लंदन में बैठी है, तो वो जीतने वाली थी, है ना, इस बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन के अंदर अगर लेबर पार्टी आ जाती, तो जो इंडिया के लिए वो ज़्यादा अच्छे कानून बना देती है ना, या फिर जो साइमन कमीशन आता है, इसके अलावा और जो कमीशन वो अपनी तरफ से भेजते, वो ज़्यादा लिबरल हो जाता, है ना, क्योंकि लेबर पार्टी थी। तो इसलिए फिर उनको लगा कि हम 2 साल पहले ही, फिर इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉलोनी था ब्रिटेन की, तो इसलिए 2 साल पहले यहाँ पे साइमन कमीशन भेज दिया था हमने। इसमें देखा था कि लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। इसके अलावा जो भगत सिंह है वो यहाँ पे सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं। वो सब बहुत मतलब हिस्ट्री वाला पोर्शन है, वो मैं बाद में करूँगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी थी, वो जब इंडिया से आती थी, मतलब इंडिया की जो बजट है उसमें से आती थी, अभी वो जो सैलरी है वो लंदन से ही यहाँ पे उनको दी जाएगी। उनकी जितनी भी ऑफिस है ना, 15 मेंबर्स की ऑफिस है उन सब के अंदर। इसके अलावा जो हाई कमीशन है उसको बिठा दिया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साइड टू साइड, ताकि पावर का जो है मतलब पावर बट जाए और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसकी पावर कम हो जाए। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की, उसके अंदर जो पहले 5 मेंबर थे अभी बढ़ा के 8 से 12 कर दिए, और यहाँ पे टोटल 3 मेंबर आ चुके हैं अभी इंडियन, है ना। जो पहला हमने देखा था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, जो आपका लॉ मेंबर था। उसके बाद 1914 के अंदर दूसरा मेंबर ऐड किया गया, और 1919 के अंदर इस वाले के अंदर तीसरा मेंबर ऐड किया गया। अब मेरे ख्याल से एक एक्ट बचा है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद एक और एक्ट आता है 1947 का एक्ट, लेकिन वो हम उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बाद में।